हेलो बच्चों, मैं कुमार सर अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक के सेकंड टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है इंथैल्पी। लास्ट लेक्चर में हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक और थर्मोडायनेमिक का जो इंट्रोडक्शन होता है वो चैप्टर का इंट्रोडक्शन काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर चुके थे। और आज का हमारा टॉपिक होगा इंथैल्पी। क्लियर है? इंथैल्पी को हम लोग H से रिप्रेजेंट करते हैं और आप इसके बारे में बहुत सुनते आए हैं, बड़ा फेमस ये टर्म हो जाता है। पीछे के क्लासेस से ही आप सुनते आते हैं इंथैल्पी इंथैल्पी क्या होता है। तो अब यहाँ पर जाकर ये अच्छे से क्लियर होगा कि इंथैल्पी क्या होता है। तो इंथैल्पी के बारे में हम लोग शायद लास्ट क्लास एक पॉइंट लिखे थे, ठीक है, कि द एनर्जी एसोसिएटेड विथ बॉडी विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी इज कॉल्ड इंथैल्पी। क्लियर है? मतलब इंथैल्पी का जो बेसिक पॉइंट है, वैसे सिर्फ इतना ही इंथैल्पी नहीं है, बट हम लोग लिखे थे कि द एनर्जी एसोसिएटेड विथ बॉडी विच कैन बी बॉडी, या यू कैन अंडरस्टैंड सिस्टम, क्योंकि हम लोग यहाँ पर हर चीज सिस्टम सराउंडिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो भी बॉडी होगा डेट मीन्स कि वो सिस्टम है, ठीक है। तो द एनर्जी एसोसिएटेड विथ बॉडी विच कैन बी converted into heat energy is called enthalpy। किसी भी बॉडी में एसोसिएटेड वो एनर्जी, जिस एनर्जी को हम लोग हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसको कहा जाता है एंथैल्पी। क्लियर है? ये हम लोग एंथैल्पी के बारे में लास्ट क्लास डिस्कस किए थे। इसके बाद का पॉइंट हम लिखवाएंगे अब, और इसमें डेरिवेशन है, कुछ फार्मूला है और एंथैल्पी का एप्लीकेशन है। वो सारा कुछ हम लोग को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करना है। मतलब आज के लेक्चर में आपका एंथैल्पी से रिलेटेड जो बेसिक होता है वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा अच्छे से। लिखो जरा नेक्स्ट पॉइंट। ये डेफिनेशन नोट कर लो पहले, जो लोग नहीं आए थे नोट कर लीजिए, जो लोग लास्ट क्लास के लेक्चर में नहीं देख पाए थे वो नोट कर लीजिए, और ऑफलाइन वाले बच्चे भी नोट कर लें। आज जब तक ये बच्चा लोग ऑफलाइन वाला नोट कर रहा तब तक बता दें हम कि मेरा ऑलमोस्ट 11th के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेक्चर यूट्यूब पर अपलोड होगा, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि वाचा और तो अच्छा खासा है, बट देख के निकलने वाले का संख्या ज़्यादा है, ये गलत बात है, ठीक है। देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर वेयर कीजिए थोड़ा। हो गया? लिखो नेक्स्ट पॉइंट। लिखो, for a chemical changing that occurs at constant temperature and pressure, the enthalpy is equal to sum total of internal energy due to pressure volume work done. Energy due to pressure volume work done. Internal energy due to pressure volume work done.
या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन दोनों चलता है, ठीक है। देखो मतलब क्या बोला जा रहा है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन है तो उस केमिकल रिएक्शन के लिए जो इंथैल्पी होगा डेट इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, ठीक है, यू प्लस पी वी, मतलब इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन के सम टोटल के इक्वल होगा। वो वर्क डन जो प्रेशर वॉल्यूम के कारण हो रहा, तो हम लोग उसको पीवी ही लेकर चलते हैं, ठीक है। और एक बात और कि प्रेशर को कांस्टेंट लिया गया है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि चेंज इन इंथैल्पी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, क्योंकि अगर इसमें कुछ नहीं बदलेगा तो वो सिर्फ होगा प्रेशर, क्योंकि हम प्रेशर को कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। तो बाबू ये इंथैल्पी का बेसिक फार्मूला होता है। हालांकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल तुमको ना के बराबर मिलता है, बट कुछ डेरिवेशन वैसा है जिस डेरिवेशन में इसके कारण हम उसको डिराइव नहीं कर पाएंगे इसके बिना, और उसमें अच्छे लेवल का न्यूमेरिकल नहीं बना पाएंगे, इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर्मूला, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा भी, ठीक है। तो ये इंथैल्पी का फॉर्मूला है, नोट कर लो इसको। क्या हुआ दोस्त, कोई दिक्कत? बोलना कोई प्रॉब्लम होगा तो। अच्छा, ये बीच में आ जा रहा था, ओह ठीक है। देखो हो गया। अब देखो जरा इसका कुछ एप्लीकेशन लेते हैं कुछ एप्लीकेशन लेते हैं, मतलब वैसे तो इसी को मेनली आगे बढ़ाते हैं। जैसे सपोज दैट लेट अस कंसीडर, हाँ बात नहीं करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे इधर। लेट अस कंसीडर अ केमिकल रिएक्शन दैट अकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। मान लो हम कोई एक केमिकल रिएक्शन लेते हैं, जो केमिकल रिएक्शन हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर हो रहा है। कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर जो जिस अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला लिखे हैं उसी अकॉर्डिंग केमिकल रिएक्शन ले रहे हैं, ठीक है। मतलब सपोज दैट कि हमारे पास कोई रिएक्टेंट है और मे बी ये रिएक्टेंट आर है, और ये हमारा कन्वर्ट हो रहा है किसमें, ये हमारा कन्वर्ट हो रहा प्रोडक्ट पी में, ठीक है। और कंडीशन क्या है, तो सर कंडीशन है कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा चेंज इन इंथैल्पी होगा, उस चेंज इन इंथैल्पी को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। मतलब थोड़ा हम साइन कन्वेंशन एक तरह से बता रहे हैं, ठीक है। या साइन कन्वेंशन मत समझो, रिप्रेजेंटेशन समझो, क्योंकि अगर कहीं ऐसा मिला तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ मिलेगा तुमको चेंज इन इंथैल्पी इज इक्वल टू डेल्टा एच इक्वल टू चेंज इन इंथैल्पी। जब भी निकालेंगे तो डेल्टा मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो सिग्मा एच पी माइनस सिग्मा एच आर। ये सिग्मा का साइन है, ये सिग्मा का साइन तो पहचानते होगे, मतलब यही तो सर पहले से पहचानते हैं क्या? हाँ, ये वाला तो बाद में आकर पहचाने थे। हाँ सही है। तो ये सिग्मा एच पी माइनस सिग्मा एच आर, कभी कभी तुमको इस तरीके से भी लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी लिखा हुआ है ना, तो उसका एक मीनिंग समझना। मीनिंग ये समझना कि इसका ये मतलब है ना कि तुम्हारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यूनिमॉलिकुलर नहीं है। यूनिमॉलिकुलर नहीं है मतलब वो बाई मॉलिकुलर या ट्राई मॉलिकुलर है, मतलब उसमें एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल है, ठीक है। मतलब जैसे मान लो कि यहाँ पर हम A प्लस बी ले लें और इससे हम क्या बना रहे हैं, C प्लस डी बना रहे हैं, ठीक है। तो हम पार्टिकुलर एक एक मॉलिक्यूल का कितना इंथैल्पी लेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट का, या रिएक्टेंट के एक एक मॉलिक्यूल का कितना इंथैल्पी लेंगे। तो ये जो सिग्मा का साइन होता है ना, ये सम टोटल का होता है, ठीक है। तो सिग्मा HP का मतलब हो गया सम टोटल ऑफ इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके इंथैल्पी का सम टोटल, और ये सिग्मा HR का मतलब हो गया सम टोटल ऑफ
इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। वेरी सिंपल, समझ गए बात को। तो अगर कहीं इस तरीके से लिखा हुआ है तो समझ जाना कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का जो क्वांटिटी है वो एक से ज़्यादा है, और ओवरऑल प्रोडक्ट और ओवरऑल रिएक्टेंट सबका मिला जुला के इंथैल्पी का दिया हुआ है। तो टोटल चेंज इन इंथैल्पी जो होगा वो वैसे भी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होगा, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, सम टोटल ऑफ इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम टोटल ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। चलेगा? तो चेंज इन इंथैल्पी को कहीं कहीं इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, आप घबराइएगा मत, ठीक है? हाँ, तो आप इसको लिख लीजिए। इसके बाद एक गैसियस रिएक्शन लेते हैं, एक बड़ा अच्छा डेरिवेशन है, और इतना अच्छा डेरिवेशन है ना कि तुम्हारा 11 का एग्जाम में हम अभी से लिख के दे रहे हैं। अभी जो अगला एग्जाम तुम्हारे स्कूल में होगा ना, पूछेगा, उसमें देख लेना, चाहे तुम किसी स्कूल में पढ़ते हो, पूछेगा। हाँ, डिराइव करने का देता है ना, वो पक्का पूछेगा, देख लेना। लीक क्वेश्चन है, समझ लो। हाँ, एकदम आएगा ही आएगा एग्जाम में। 2-3 क्वेश्चन ऐसा होता है जिसको हम लीक क्वेश्चन का कैटेगरी में रखते हैं, और टीचर पूछ ही देता है। कभी कभी टीचर थोड़ा सा बदमाश होता है, वैसे टीचर को बदमाश बोलना अच्छा बात नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी टीचर थोड़ा बदमाश होता है तो उसको लगता है कि अच्छा इसको बोल दिया, बोली बहुत इंपॉर्टेंट है, सब बच्चा पढ़िए लिया होगा, नहीं देते हैं। क्या ऐसा तुम लोग में होता है? एक पॉइंट इसमें और इसके साथ में लिख ही लेते हैं, जब इतना लिख लिए तो, ताकि इसके बाद नया फ्रेश रिएक्शन लेके और एक एप्लीकेशन कर लेंगे। जैसे अगर देखो यहाँ पर तुम्हारा ये जो इंथैल्पी है, सपोज दैट कि अगर ये सिग्मा HP तुम्हारा ग्रेटर हुआ सिग्मा HR से, हमको ये बताओ क्या होगा रिएक्शन? अगर HP इज ग्रेटर देन HR, देन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। व्हाट? प्रोडक्ट का इंथैल्पी रिएक्टेंट के इंथैल्पी से ज़्यादा हो गया, तो रिएक्शन इंडोथर्मिक हुआ कि एक्सोथर्मिक हुआ? इंडोथर्मिक हुआ, नो डाउट। प्रोडक्ट का अगर एनर्जी ज़्यादा हो गया मतलब कि एनर्जी गेन हो गया ना, इंथैल्पी ज़्यादा हो गया, हीट एनर्जी ज़्यादा हो गया, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते बनते ये थोड़ा एनर्जी गेन कर लिया, तब ना इसका ज़्यादा हो गया। तो इस कंडीशन में जो तुम्हारा प्रोसेस होगा, जो रिएक्शन होगा, वो रिएक्शन इंडोथर्मिक होगा। नहीं समझे? हाँ, रिएक्शन इज इंडोथर्मिक, मतलब एनर्जी गेन हो गया। और अगर कंडीशन उल्टा रहेगा, सिग्मा HR इज ग्रेटर देन सिग्मा HP, मतलब ये कि प्रोडक्ट का एनर्जी कम हो गया। तो अगर प्रोडक्ट का एनर्जी कम हो गया, दैट मीन्स कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते बनते कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो गया, ठीक है? क्योंकि रिएक्टेंट से ही ना प्रोडक्ट बनेगा, सिंपल सी बात है। तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी रिलीज हो गया, तो इंथैल्पी कम हो गया। तो रिलीज हुआ, कम हुआ, दैट मीन्स की प्रोसेस क्या है? एक्सोथर्मिक है। समझ गए बात को? तो रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। ये नीचे वाला दिख रहा? हाँ, दिख रहा। ओए लाइट आया, थोड़ा AC वेसी ऑन करो। अब ऑन ही है लगता है, ये ठीक है ना? ऑन नहीं है, अभी ऑन हुआ। मिटा दें? एक लेकिन बड़ा गलत बात है, और वो गलत बात ये है कि जैसे इस बार हम लोग पहले थर्मोडायनेमिक पढ़ रहे हैं और स्टेट ऑफ मैटर हम लोग पढ़ेंगे बाद में, ठीक है? क्योंकि तुम्हारे 11 वाले सिलेबस में इस बार का था नहीं, ठीक है? बट अब बहुत सारा डेरिवेशन वैसा मिलेगा जो आइडियल गैस इक्वेशन से रिलेटेड होगा, PV = nRT। इसीलिए हम इस बार तुमको चैप्टर 1 में आइडियल गैस इक्वेशन का थोड़ा सा कंसेप्ट मार दिए थे, जब नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए सिखा रहे थे। तो N = PV/R,
ध्यान में आ रहा, पी वी इक्वल टू एन आर टी, एन इक्वल टू पी वी बाई आर टी का हम वहाँ पे लिखवा दिए थे तुम्हारा, ठीक है। तो अब आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग प्रूफ करेंगे। मॉर्निंग वाले सेशन में चल रहा, बहुत बच्चा आके कर भी रहा है उसमें, ठीक है, बट इसमें भी होगा। लेकिन जब बोर्ड वाला सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, बोर्ड वाला मतलब स्कूल वाला जो सीबीएसई वाला है, जब वो 10-11 चैप्टर सारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम करवाएंगे उसको, ठीक है। बट अगर किसी को मन हो कि हम घर बैठे ऑनलाइन कर लेते हैं तो बताना, हम बैच में ऐड कर देंगे। हम एक बैच में से लाइव रहते हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है, बट अभी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखो जरा आइडियल गैसेस के लिए इंथैल्पी चेंज देखते हैं। आइडियल गैसेस या फिर फिलहाल अगर आप आइडियल गैस को अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो आप मान के चलिए गैस, ठीक है। आइडियल गैस वैसे उस गैस को बोलते हैं ना जो आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करता है, मतलब पी वी इक्वल टू एन आर टी को जो फॉलो करता है। उस बेसिस पे हमारे पास दो तरह का गैस होता है, आइडियल एंड नॉन आइडियल, ठीक है। तुम लोग को मॉर्निंग में जो आ रहे हो पढ़ोगे, अभी कल ही पढ़ाएंगे हम, ठीक है। तो आइडियल गैस तुम्हारा पी वी इक्वल टू एन आर टी को जो फॉलो करता है वो आइडियल गैस होता है, और जो पी वी इक्वल टू एन आर टी को फॉलो नहीं करता है वो नॉन आइडियल गैस होता है, ठीक है। हालांकि ऐसे मतलब एक लाइन में हम बोल दिए, लेकिन इसका है एरिया थोड़ा सा ब्रॉड है, बट फिलहाल आप आइडियल गैस मान के चलिए जो पी वी इक्वल टू एन आर टी के इक्वेशन को फॉलो करता है, ठीक है। अब जैसे सपोज दैट कि हम एक गैसियस रिएक्शन ले लेते हैं। लेट अस कंसीडर अ gaseous reaction that occurs at constant temperature and pressure. मान लो हम एक गैसियस रिएक्शन ले लेते हैं जो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर होता है। क्या ले लें सर? ले लीजिए ना, A प्लस बी से हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। मान लो हम कोई गैस ले लिए, A ले लिए, B ले लिए, और इस A और B गैस से हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। और ये हो रहा कंडीशन है तुम्हारा कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर का। बड़े ध्यान से समझना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हम बोले ना तुम्हारे स्कूल वाले एग्जाम में पक्का पूछ देता है, तो भाई ये तुम्हारे स्कूल वाले एग्जाम का बहुत दुलरवा क्वेश्चन है, ठीक है दोस्त। ध्यान दे दो जरा, उसके बाद आराम से पढ़ना, ठीक है। आजकल हम दोस्त बोलना चालू कर दिए, अच्छा लगता है हमको। जब से दोस्त का अर्थ पता चला बड़ा अच्छा लगा, ठीक है। हाँ, जानता है तुम लोग दोस्त का मीनिंग क्या होता है? नहीं जानता है? देखो, दोस्त का मीनिंग होता है दोस्त, ठीक है। दोस्त प्लस अस्त, जो तुम्हारे दोषों को अस्त कर दे उसको दोस्त बोलते हैं, ठीक है। दोस्त उसको नहीं बोलते हैं जो तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे अंदर दोष हो और उसी दोस्त में वो भी शामिल हो जाए, ठीक है। गलत रास्ता पे जा रहा तो वो भी हर फिक्र को धुएं में उड़ाता, ठीक है, उसको दोस्त नहीं बोलते हैं। दोस्त उसको बोलते हैं जो तुम्हारे दोषों को अस्त कर दे, उसको दोस्त बोलते हैं। सही है? चलो, ये शॉर्ट्स जाएगा यूट्यूब पे, शेयर करना। देखो, तो A प्लस बी से मान लो एक प्रोडक्ट बन रहा, तो A प्लस बी से जो प्रोडक्ट बन रहा है, A भी गैस है और B भी गैस है, ठीक है। अब यहां पर हम आइडियल गैस इक्वेशन लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? आइडियल गैस इक्वेशन दैट इज पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये होता आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। अगर हम 4
गैस ए लेते हैं, मतलब रिएक्टेंट ए, ठीक है। तो अगर रिएक्टेंट ए के लिए आइडियल गैस इक्वेशन लगाएं, देन वी राइट पी वी ए इक्वल टू NaRT। सर पी वी ए दैट मीन्स पी ए क्यों नहीं लिए? पी ए नहीं ले सकते हैं, पी कांस्टेंट है, जो ए के लिए है वही बी के लिए है, तो पी इज पी, नॉट पी ए एंड पी बी, चलेगा। टी भी कांस्टेंट है, तो उसको भी टी ए और टी बी लेने का कोई मतलब नहीं है, समझ गए बात को। उसके बाद तुम्हारा आर तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ठीक है, यूनिवर्सली बेचारा कांस्टेंट है ये। हाँ, नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग हो सकता है, तो जो अलग हो सकता है, जो वेरिएबल है उसको हम ले लिए। तो पी ए भी इक्वल टू NaRT, लेट्स टेक इट इक्वेशन 1। सिमिलरली अगर हम इसको कंसिडर कर लें फॉर गैस बी, तो क्या हो जाएगा, पी वी भी इज इक्वल टू NbRT, ठीक है। अगर एक गैस सी होता तो बड़ा मजा आता, पी भी सी इक्वल टू NcRT हो जाता, ठीक है। देखो अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 और 1 को माइनस कर देते हैं बाय सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 माइनस 1। अगर हम इक्वेशन 2 माइनस 1 करते हैं तो हमको क्या मिलेगा? सर पहले कर लीजिए फिर देखेंगे क्या मिलेगा। करने से पहले, कर्म करने से पहले फल का इच्छा, गलत बात है। तो पी वी बी माइनस पी वी ए इज इक्वल टू NbRT माइनस NaRT, चलेगा, ठीक है। देखो मुक्ति इधर बात नहीं करते हैं, तो पी वी बी माइनस पी वी ए इक्वल टू NbRT माइनस NaRT, यहाँ तक क्लियर है। P ले लेते, कॉमन ले ही सकते हैं, P कॉमन लेंगे तो हमको मिलेगा वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू, यहाँ RT कॉमन ले लेते हैं तो हमको मिल जाएगा NB माइनस, अच्छा पहले, अच्छा आप बाद में RT लिख देंगे, NB माइनस NaRT, चलेगा। अब यहाँ जो P वी बी माइनस वी है, वी बी माइनस वी है मतलब क्या? वी बी माइनस वी है मतलब सर फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो हम ले सकते हैं P डेल्टा भी, तो P डेल्टा भी इज इक्वल टू NB माइनस Na, मतलब डेल्टा N, चलेगा। लेकिन यहाँ डेल्टा N नहीं लेंगे, डेल्टा NG लेंगे, ठीक है। क्यों डेल्टा NG लेंगे सर? उसका कुछ कारण है। कारण ये है, डेल्टा N क्या होगा? चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। हालांकि हम यहाँ एक चीज़ थोड़ा सा ये मिस्टेक हो रहा है कि हम पूरा रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में बता दिए, इसको ज़्यादा बेटर रहता है कि हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में बताते हैं, ठीक है। हम प्रोडक्ट ले लेते हैं क्योंकि हमको प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का मोल से यहाँ माइनस करना पड़ेगा, बाकी सब ठीक है, ठीक है। हम यहाँ रिएक्टेंट लिखे नहीं हैं, प्रोडक्ट चलेगा, ठीक है। अब देखो जरा, डेल्टा NG ले ले रहे हैं, तो डेल्टा NG लेने के पीछे का बहुत बड़ा कारण है, और वो ये कारण है ना बाबू कि आप यहाँ पर इक्वेशन क्या लगा रहे हैं? आइडियल गैस इक्वेशन। अब कोई गारंटी नहीं है कि हम जो रिएक्शन ले रहे हैं उसमें सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट का ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल गैस ही हो सकता है कुछ लिक्विड होगा, ठीक है, हो सकता है कुछ गैस होगा, हो सकता है कुछ सॉलिड भी होगा। तो N के साथ G हम इसलिए लगा के रखेंगे ताकि ये बात हमको दिमाग में रहे कि हमको सिर्फ किसका मोल्स लेना है? गैस का लेना है। अगर वहाँ लिक्विड और सॉलिड है हम उसको इग्नोर कर देंगे, छोड़ देंगे। वो कैसे छोड़ेंगे, कैसे इग्नोर करेंगे, अभी जस्ट इससे रिलेटेड एक रिएक्शन, मतलब एक क्वेश्चन बनवा देंगे, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बट NG हम लेके चलेंगे। यहाँ पर जो NG होगा ना, हम साइड में लिख दें, यहाँ पर अभी थोड़ा जगह है लिखने पर। NG इक्वल टू हो गया तुम्हारा चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, ठीक है, गैसियस मोल्स। तो बाबू P डेल्टा भी इक्वल टू हो गया तुम्हारा डेल्टा NG, चलेगा। अब देखो अभी एक इक्वेशन पढ़े हम लोग, क्या आप, अच्छा RT तो छोड़ दिए, हाँ डेल्टा NG RT, ये डेल्टा NG RT भी है ना साथ में, तो P डेल्टा भी इक्वल टू डेल्टा NG RT। अभी हम लोग एक इक्वेशन पढ़े थोड़ा देर पहले, we know that, what we know that, we know many things, just like delta H equal to delta U plus P डेल्टा भी। अभी ये क्वेश्चन जस्ट पढ़े थे हम लोग, ठीक है। अब डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा भी, एंड P डेल्टा भी इक्वल टू डेल्टा NG RT, क्लियर है। सिंस वी हैव P डेल्टा भी इक्वल टू
डेल्टा एन जी आर टी, तो हम इस पी डेल्टा वी की जगह डेल्टा एन जी आर टी रख दें तो हमको क्या मिल जाएगा, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। क्लियर है? यहां से हम इंथैल्पी निकाल लेंगे गैसियस रिएक्शन का, ठीक है। यहां से हम इंटरनल एनर्जी भी निकाल सकते हैं। वैसे इंटरनल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे उस समय, Q प्लस डब्ल्यू, बट कहीं यूज नहीं आएगा, ठीक है। कहीं डेरिवेशन वगैरह एक आध मिलेगा, उसी में रखने में यूज आएगा। अभी हीट कैपेसिटी पढ़ेंगे तो उसमें उसको डिराइव करने में यूज आ जाएगा, बट इंटरनल एनर्जी निकालने का सिर्फ फॉर्मूला Q प्लस डब्ल्यू, ये कहीं यूज नहीं होगा, ठीक है। वो एक बच्चा टाइप का क्वेश्चन बनाया था ना एनसीईआरटी वाला, बस उसी में यूज था, ठीक है, और कहीं नहीं आएगा। तो यहां से तुम्हारा डेल्टा यू भी निकल जाएगा, डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी। तो हम यहां से चेंज इन इंथैल्पी और चेंज इन इंटरनल एनर्जी, बट ये बात खास ध्यान में रखेंगे, वैसे अब ध्यान में रह जाएगा, ये बात खास ध्यान में रखेंगे कि सिर्फ ये गैसियस रिएक्टेंट एंड गैसियस प्रोडक्ट के मोल्स के लिए होगा, बाकी सबके लिए नहीं होगा, ठीक है। सॉलिड लिक्विड अगर होगा तो सर क्या करेंगे, अभी बहुत सारा मेथड है, पूरा चैप्टर में इंथैल्पी कैलकुलेट करने का बहुत फार्मूला पढ़ना है, ठीक है। अभी हर जहां जहां एक फार्मूला ड्राइव करेंगे ना, पता चलेगा अरे इंथैल्पी तो इससे भी निकलेगा, ठीक है, ऐसा होगा। इंटरनल एनर्जी तो इससे भी निकल जाएगा, ऐसा होगा। तो ये बहुत सारा फार्मूला पढ़ना है, ठीक है। ये तो बेसिक फार्मूला है। तो ये क्लियर है ना पूरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना नोट कीजिए। और वही हम बताए थे तुमको एग्जाम में देगा, कैसे देगा हम बता रहे हैं। ये सब कुछ हेडिंग वेडिंग नहीं डालेगा इतना लंबा चौड़ा, बोलेगा प्रूफ दैट डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है, बस लिख देगा प्रूफ दैट, प्रूफ करते रहिए, ठीक है। और देगा, देख लेना, पक्का बोल रहे हैं, लिख लो इसको फिलहाल। हो गया, चलो आगे बढ़ा जाए और एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं। हाँ, यहां पर कुछ बात तुमको हम बता दें कि प्रेशर टेम्परेचर का यूनिट तो आप जानते हैं, मोल्स का मोल्स है, एंथैल्पी का कैलकुलेट करेंगे हम लोग, जूल वगैरह में लेंगे, बट आर का जो यूनिट है वो ध्यान में रखना। वैसे अगर हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो चैप्टर 5 में पढ़ते हैं हम लोग, जहां पर इसको प्रूफ किया जाता है, उस केस में तो आर का यूनिट हमारा 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन होता है, 0.083 बेसिकली ले लेते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर हम लोग 0.083 नहीं लेंगे, यहाँ पर हम लोग या तो जूल में लेंगे या किलो जूल में लेंगे, क्योंकि हमको यहाँ एनर्जी के टर्म में लेना होगा। तो वहाँ 0.083 जो होता था, अगर जूल में कन्वर्ट करेंगे तो वो 8.3 होगा, ठीक है, हाँ। और अगर किलो जूल में करेंगे तो वो 0.0083 होगा। मतलब हम लिख देते हैं, ध्यान में रखना, ठीक है। आर का जो वैल्यू है ये तुम्हारा 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन होगा, ठीक है, हाँ, पर मोल पर केल्विन, तो 8.3 जूल में होगा। और अगर किलो जूल में लेना है देन 8.3 इंटू 10⁻³ किलो जूल। अब -3 करो या डिवाइडेड बाई 10⁻³ करो, तुम्हारा बात बराबर है, समझ गए ना। मतलब यहाँ इसी को हम बोल रहे थे 0.0083, बात बराबर है किलो जूल पर मोल पर केल्विन। अगर ये ऑब्लिक से प्रॉब्लम हो, इनवर्स दे के लिख देंगे, ठीक है। तो ये यूनिट याद रखना। चलो क्वेश्चन लिखते हैं। ये तुम्हारा एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का नहीं, ये क्वेश्चन तुम्हारा एनसीईआरटी के, अब वो प्रॉब्लम है बीच में, पेज नंबर 167 में दिया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, लिखो क्वेश्चन, लिखो। इफ वाटर इज एज्यूम टू बी, देख लो भाई एनसीईआरटी का है, आप पेज नंबर निकाल के खुद भी बना सकते हैं। इफ वाटर, एक मिनट, वाटर इज नहीं, इफ वाटर वेपर इज एज्यूम टू बी, इफ वाटर वेपर इज एज्यूम टू बी अ परफेक्ट गैस, perfect gas, comma, molar enthalpy change
मोलर इंथैल्पी चेंज फॉर वेपोराइजेशन ऑफ molar enthalpy change for vaporization of 1 mole of water, molar enthalpy change for vaporization of 1 mole of water at 1 bar and 100 degrees Celsius, at 1 bar and 100 degrees Celsius, 1 bar and 100 degrees Celsius is 41 kilojoule per mole, is 41 kilojoule per mole. Calculate the internal energy change calculate the internal energy change. इंटरनल एनर्जी चेंज मतलब क्या पूछ रहा है तुमसे, ये डेल्टा यू पूछ रहा है, ठीक है। और वो जो मोलर इंथैल्पी दिया हुआ है 41 मोलर इंथैल्पी, दैट मीन्स कि वो डेल्टा एच दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, तो क्या 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 बोले अभी हम, कैलकुलेट द मोलर इंटरनल एनर्जी चेंज, हाँ ठीक है। व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर, इंटरनल एनर्जी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज वेपोराइज्ड, when 1 mole of water is vaporized at 1 bar pressure and 100 degrees Celsius, vaporized at 1 bar pressure and 100 degrees Celsius. हाँ, देखो एक सिंपल सी बात है। पहला बात कि क्वेश्चन को बेवजह लैंग्वेज दे दे के लंबा बनाया गया है, ठीक है। तुमसे सिंपली क्या पूछ रहा, तो बाबू तुमसे सिंपली पूछ रहा ना कि तुम्हारे पास 1 मोल क्या है, H2O है, लिक्विड फॉर्म में, और इस 1 मोल H2O को किस में कन्वर्ट करना है, तो 1 मोल H2O गैस में वेपोराइज करेंगे तो क्या हो, गैस में जाएगा, ठीक है। और इसका सारा कंडीशन तुमको दिया हुआ है, डेल्टा एच का वैल्यू तुमको दे रखा, किलो जूल में दिया है, हम आर उसी अकॉर्डिंग लेंगे, समझ गए बात को। आपको डेल्टा यू निकालना है, डेल्टा एन जी अभी आपको हम दिखा दे रहे हैं कैलकुलेट कैसे करना है। आर पता ही है और टी भी दिया है, 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉयल करेगा, नहीं भी दिया रहता और वेपोराइज का बात करता तो हम 100 डिग्री सेल्सियस लेते वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बट 273 ऐड करेंगे, हाँ 373 केल्विन लेंगे, ठीक है। अब देखो बात ऐसा है, डेल्टा एन जी का मतलब क्या होता है, ये बात ध्यान में रखना। डेल्टा एन जी का मतलब होता है एनपी माइनस एन आर। एनपी माइनस एन आर मतलब सर, मतलब मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो बाबू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट का बात कर रहा, तो जितना गैस उधर है और जितना गैस इधर है माइनस कर देंगे, तो यहां डेल्टा एन जी कितना हो जाएगा बोलो, नॉट जीरो। यही तो मिस्टेक है सबसे बड़ा। हम क्या बोल रहे हैं, जितना गैस उधर है और जितना गैस इधर है, भाई रिएक्टेंट साइड गैस कितना है, अरे ये 1 मोल है, कुछ नहीं है तो 1 है, ये गैस है ना, क्या ये गैस है, ये तो लिक्विड है, तो 1 माइनस 0 1, क्लियर है। तो बाबू डेल्टा एन जी यहां पर कितना हो गया 1, एनपी माइनस एन आर, प्रोडक्ट साइड एक गैस। ये फिजिकल स्टेट पक्का देखना है तुमको, रिएक्शन दिया हुआ रहेगा, टेंशन ना लो, क्वेश्चन में ये रिएक्शन लिख दिया है, ठीक है। हालांकि 1 मोल वाटर लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, वो लैंग्वेज में बोल भी दिया है, नहीं भी लिखा रहता तो हम यही मानते, ठीक है, बट दे दिया है। और मैक्सिमम केसेस में तुमको रिएक्शन दिया हुआ रहेगा, तो ध्यान में रखना कि मोल्स को माइनस करने से पहले ये उसका फिजिकल स्टेट पक्का देख लेना, नहीं तो मिस्टेक एकदम श्योर कर जाओगे, ठीक है। अभी 1 मोल माइनस 1 मोल 0 कर रहा था ना, हो जाता गड़बड़, समझ गए। तो यहाँ 1 मोल गैस है, बट इधर गैस एक भी नहीं है, ये तो लिक्विड है, तो हमको लिक्विड सॉलिड नहीं ना लेना है, हम आइडियल गैस इक्वेशन लगा रहे हैं, तो हम तो सिर्फ गैस का लेंगे ना, बस सारा वैल्यू रखो, तुरंत से आंसर बता दो फटाफट एकदम, ठीक है। डेल्टा एच दिया हुआ है, डेल्टा एन जी मिल गया, आर पता है, टी पता है, डेल्टा यू निकाल दो, 2 मिनट नहीं लगेगा, जो थोड़ा कैलकुलेशन होगा, और क्या करो। क्वेश्चन बैंक खोलने के बाद
एक बवाल बात ये पता चला, हाँ, कि ये क्वेश्चन तुम्हारा जेई 2021 का पूछा हुआ है। नहीं होना चाहिए ऐसा, गलत बात है। सेम सेम एकदम हूबहू, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन दिखा रहे, तुम कहाँ देख रही? देखो ये क्वेश्चन देखो। जेई डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछ रहा और नीट एनसीईआरटी से ही पूछता है, ठीक है। गजब। ये जेई नीट में इतना डिफरेंस समझ के क्यों चलते हो तुम लोग? चलो है डिफरेंस, बट देखो भाई, देख रहा ना, आंसर भी देखो वही 37.9, देख रहा। थोड़ा सा लैंग्वेज को बदलने का कोशिश किया, बट लैंग्वेज क्या बदला है? कुछ नहीं बदला है, ठीक है। तो हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स वाले में है, बट ऐसा क्वेश्चन नहीं देना चाहिए, गलत बात है। कंपटीशन बढ़ता है। हाँ, आसान क्वेश्चन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आईआईटी जैसे एग्जाम में ऐसा आसान क्वेश्चन दे दिया जाए, देना चाहिए। एक आध बच्चा का कॉन्फिडेंस भी थोड़ा बनाने के लिए देना चाहिए। बट बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन दे देने से क्या होता है कि कंपटीशन बढ़ जाता है। फिर आपका 30 क्वेश्चन का कंपटीशन रहा कहाँ? अगर 30 में तुम्हारा 5 आसान क्वेश्चन दे दिया गया ना, बहुत आसान, तो कंपटीशन 25 क्वेश्चन का हो गया। और जब कम क्वेश्चन का कंपटीशन होगा तो फिर वो टफ होगा, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन का कंपटीशन ही नहीं रहा, क्योंकि वो 5 तो सब बना रहा था, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर चलो, जो भी है, अब दिया है तो दिया है। आ गया ना सबका आंसर? 38 आएगा, 37.9। बोलो तो बना दें, या क्या बनाए? हो गया? बन गया बाबू सबका, ठीक है। देख लेना। हाँ, पक्का बता रहे तुम लोग ना, अगर 2020-21 वाले 21 निकला, ये 22 निकला ना, तब 23 में भी, 23-24 भी, पता नहीं क्या हो गया है आईटी के पैटर्न में। एनसीईआरटी फॉलो करने लगा है, नहीं करता था पहले, ठीक है। अब एनसीईआरटी फॉलो करने लगा है, मेंस वाला, एडवांस वाला नहीं, बट मेंस एनसीईआरटी फॉलो करने लगा है। नहीं, एडवांस तो एडवांस, बात ही एडवांस हो गया, ठीक है। बट मेंस भी तुम्हारा एनसीईआरटी फॉलो नहीं करता था ऐसे जैसे अब हो रहा है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाना, उसके लाइन से क्वेश्चन निकल के आ जाना, ये सब नीट में होता था, ठीक है। ये एनटीए पैटर्न, अपना एनटीए जब से अपना क्वेश्चन सेलेक्ट करना स्टार्ट किया है ना, यही हो रहा। तुम लोग आईआईटी निकालेगा, देख लेना पक्का। अभी क्वेश्चन बैंक से बनवाएंगे, पता चल जाएगा। देखो ये 2020 के 5 सितंबर वाले शिफ्ट 1 का है। बताओ, टीचर्स डे को एग्जाम लिया था, लिखो एक क्वेश्चन। कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज, हाँ डेल्टा यू, और क्या। कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज, ब्रैकेट में इन जूल, जूल में, वो पहले बोल दिया कि जूल में ही निकालना। when 90 ग्राम ऑफ वाटर 90 ग्राम ऑफ वाटर undergoes complete evaporation at 100 डिग्री सेल्सियस। जूल में बोल दिया है तो बड़ा लंबा आंसर आएगा, लेकिन अब जो भी आएगा बनाना पड़ेगा। बट है आसान, एकदम एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, ऐसा समझो, ठीक है। तुम्हारा टेम्परेचर वगैरह सब सेम है। अब करना क्या है, कुछ खास नहीं करना है सर। इस बार तुमको 90 ग्राम वाटर को कंप्लीट इवेपोरेट, जहां भी कंप्लीट इवेपोरेट रहेगा, मतलब जितना मोल रिएक्टेंट है उतना मोल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो 90 ग्राम है ये वाटर जो है वो कितना है, 90 ग्राम है। तो 90 ग्राम लिक्विड तुम्हारा कन्वर्ट हो रहा है किसमें, 90 ग्राम गैस में, कंप्लीट इवेपोरेट हो रहा। तो सर ग्राम का हम करेंगे क्या, मोल्स निकाल लेंगे। 90 ग्राम इक्वल टू 5 मोल, सिंपल, समझ गए ना बात को। n के जगह 5 ले लिए, निकाल दिए, बन गया। बना था इसके पहले वाला क्वेश्चन तुम लोग का ना, बना था पक्का ना, हाँ ठीक, ये भी बन जाएगा। डेल्टा एस नहीं दिया हुआ है,
एक मिनट। ओ डेल्टा एच 100 डिग्री सेल्सियस है ना। वैसे देखो 100 डिग्री सेल्सियस पर मोल के लिए डेल्टा एच का वैल्यू वही होता है 41, ठीक है। बट इसमें दिया भी है, बताना भूल गए, लिखा हुआ है गिवन डेल्टा एच फॉर वाटर एट 373 केल्विन इज 41 किलो जूल पर मोल। डेल्टा एच तुमको दिया हुआ है 41 किलो जूल पर मोल, जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में था ना वही है। डेल्टा एच तुम्हारा 41 किलो जूल पर मोल, ये दिया है क्वेश्चन में, ये देखो 41 किलो जूल पर मोल। आर का वैल्यू भी दे दिया इसमें, लेकिन एडजेक्ट दिया है 8.314। तुम 8.3 लेकर कैलकुलेट करो ना, जो अप्रॉक्स में आएगा आंसर वो मान लेंगे, ठीक है। जाते हुए लम्हा जरा ठहरो। एकदम बाबू जैसे पढ़ा ना पढ़ते जाओ, एक साल में 4 बार IIT निकालोगे तुम। हाँ, 3-4 शिफ्ट में होता है ना, तुम्हारा हर शिफ्ट में रिजल्ट आएगा, अच्छे से पढ़ो तो ठीक है। एंथैल्पी का हीट कैपेसिटी से रिलेट करके खूब क्वेश्चन दिया है जेई में। इसके बाद वही टॉपिक करवाएंगे पहले हम, ताकि जो जो क्वेश्चन दिया है वो सब इससे रिलेटेड हम पहले क्लियर करवा दें। देखो बना तो अच्छा बात है, नहीं तो आते हैं। हाँ, ये 5 मोल है ना, एन का एनजी मतलब डेल्टा एनजी तुम्हारा हो गया 5, ये तो क्लियर है, कोई झमेला नहीं है। डेल्टा एनजी हो गया सर 5 मोल। अब जरा जो जो वैल्यू गिवन है ना फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमको बता दो। डेल्टा यू हमको निकालना है, तो डेल्टा एच कितना गिवन है 41 किलो जूल, नहीं किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर केल्विन नहीं, वो आर में होता है। खिचड़ी मत बनाओ, ठीक है। हाँ, तो ये तुम्हारा हो गया 41 किलो जूल पर मोल डेल्टा एच। उसके बाद डेल्टा एनजी तो यहां पता चल गया 5 है। आर का वैल्यू क्या लेंगे, आर का वैल्यू लेंगे 8.3, क्योंकि जूल में ही कन्वर्ट करना है, आंसर जूल में ही पूछा है, जूल पर मोल पर केल्विन। और क्या चाहिए, टी हो गया तुम्हारा 373। तो जब तुम कैलकुलेशन किया तो कैलकुलेशन तुम्हारा कुछ ऐसा था कि सर डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी, ये था। डेल्टा एच किलो जूल में है, किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करेंगे तो ये 41 इंटू 1000, 41,000 हो गया, 41,000 जूल पर मोल। यहां तक तो क्लियर है। बट एक बात ध्यान दो, मिस्टेक कहां पर हो रहा, मिस्टेक हालांकि मिस्टेक का कोई बात नहीं है। अगर ये ऑब्जेक्टिव होता, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है। अगर ये ऑब्जेक्टिव होता तो वो पहला ऑप्शन होता जो तुम्हारा आंसर आ रहा है। हाँ, क्योंकि मिस्टेक करने का चांस इसमें बहुत है। एक्चुअल में जो हमको डेल्टा एच दिया हुआ है ना, ये पर मोल का दिया हुआ है, और हमारा मोल जो है वो 5 है, ठीक है। तो ये 41,000 इंटू 5 हो जाएगा, समझे बात को। ये जो डेल्टा एच दिया हुआ है ये 41,000 जूल पर मोल है, ठीक है, पर मोल, पर एवरी मोल, एंड वी हैव डेल्टा एन जी इज 5 मोल। तो 41 इंटू 5, क्योंकि 5 मोल के लिए लेना पड़ेगा ना। तो अब जो हमारा यहाँ कैलकुलेशन होगा वो 41,000 इंटू 5 माइनस, हाँ अब जो रख दो, अब जो रखना है, क्या रखना है हमको, एन जी 5 इंटू आर इज 8.3 इंटू टी इज 373।
अब जो आप आंसर लाएंगे वो इसका जो आंसर ये 8.314 पूरा लेकर चला है, बट आप इसके अप्रॉक्स में लाएंगे तो वो सही हो जाएगा 189494। हालांकि एक बात आप ध्यान रखेंगे, और वो बात ये ध्यान रखेंगे ना कि बाबू ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन था, तो जब क्वेश्चन में वो 8.314 पूरा दिया हुआ रहेगा ना तो लेना पड़ेगा, ठीक है, ले लेना। यहाँ तो अब कर दो कैलकुलेट, बट लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव होगा तो 8.314 के बदले हम तुमको बोलेंगे तुम 8.3 ले लो, सिमिलरली इक्वल जो आंसर आएगा उसमें टिक मार देना, ठीक है, तो लेना पड़ेगा। एक बार देख लो कैलकुलेट करके क्या आ रहा, इसके अप्रॉक्स में आ रहा या नहीं आ रहा, एक बार देख लो कैलकुलेट करके। हाँ जरा क्या आया बताना। 189,520.5 और यहाँ हमारा जो क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है 18949। देखो अब बता दे रहे तुमको, जेई का सब्जेक्टिव क्वेश्चन में तुमको पूरा सोल्व थोड़े करना होता है, वो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप से दे रहा है आजकल, तो तुमको ये फाइनल आंसर उसमें भरना होता है, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, 8.314 लेके मल्टीप्लाई करोगे, थोड़ा और ज़्यादा लंबा चला जाएगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन जाएगा लंबा, तो सर हम 8.3 लेके ही करेंगे, हम इतना लाएंगे, ठीक है। उपाय देखो क्या करना है तुमको, ये तुम्हारा आया ना, तुम इसको ले लो ऐसे 1.89520.5 इंटू 10 to the power 1 2 3 4 5 -5। समझे बात को, कोई दिक्कत? और साथ में लिख देना सिमिलरली इक्वल टू 1.9 इंटू 10 to the power -5। काम खत्म। एक मिनट, नहीं ठीक है, -5 पॉइंट को इधर ला रहे हैं ना, हाँ 5, ओह सॉरी गलती से मिस्टेक हो गया, समझ गए? तो ये काम कर देना। अब तुम इतना लिखेगा तो उसको सही करना ही पड़ेगा, गलत कैसे करेगा, ठीक है। अब भाई हमारा 189 आ रहा या 189 आ रहा, 1.89 आ, तो 1.894 को हम 1.9 मान सकते हैं ना, हो गया काम मेरा, ठीक है। तो कुछ और क्वेश्चन हम इस पर डीपीपी के फॉर्म में दे देंगे, और आज इंथैल्पी वाले सेशन को हम लोग इतना ही रखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।